नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिशन सक्सेस विद संकेत एनटी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके बीच महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, इंग्लिश में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास क्या होता है। पहले हम आर्थिक समृद्धि को देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने के लिए, आर्थिक समृद्धि को समझने के लिए पहले हमें 3 चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें जीएनपी, जिसको हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, इंग्लिश में ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, जीडीपी हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद और इंग्लिश में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब आगे की प्रति व्यक्ति आय, जिसको इंग्लिश में पर कैपिटल इनकम बोलते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि जीडीपी क्या होता है। किसी देश की जो है एक वर्ष में जितनी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उसका मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। इन दोनों का जो संबंध है सेम ही होता है, लेकिन जीडीपी और जीएनपी का जो है डिफिनेशन सेम ही होगा। किसी देश में एक वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है, उसका मूल्य जो है जीएनपी, जैसे जीडीपी को कहते हैं, लेकिन जीएनपी में थोड़ा सा जो है जीडीपी से अलग होता है। इसमें क्या होता है कि भारतीयों द्वारा विदेशी में जो आय प्राप्त होता है उसको जोड़ा जाता है, लेकिन विदेशियों द्वारा प्राप्त जो आय होता है भारत में, उसे घटाया जाता है। तो ये हो गया जीएनपी। अब हम जो है प्रति व्यक्ति आय की ओर बढ़ते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए या समझने के लिए क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय आय को जो है जनसंख्या से डिवाइड करते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय को यदि हम ईजी में समझे तो हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे या आपके घर की जो है कुल जो आय है, कुल आय जो है, मान के चलिए हमारे घर की कुल आय जो है 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, और टोटल लोगों की जनसंख्या जो वह 10 है, तो वह 10 से डिवाइड कर देंगे। जो 1,000 रुपये जो निकलेगा, 1,000 रुपये जो निकलेगा, यही जो है प्रति व्यक्ति आय होगा। एक व्यक्ति की जो है प्रति व्यक्ति आएगा। तो हम इस तरह से इजी में समझ सकते हैं। तो मैंने पहले जीडीपी को देखा, जीएनपी को देखा, जीडीपी को देखा, प्रति व्यक्ति आय को देखा, क्या होता है उसके बारे में जाना। तो आर्थिक समृद्धि तब होगा जब जो है जीएनपी जो है, जीएनपी जब जो है जीएनपी और जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय, मतलब पर कैपिटा इनकम में निरंतर वृद्धि हो। जब जीएनपी और जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में जो है क्या हो, निरंतर वृद्धि हो, तब आर्थिक समृद्धि कहा जाएगा, तब इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाएगा। अब हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। किसी भी, यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है। तो किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड जो है वह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। अब हम लोग आर्थिक विकास की ओर बढ़ते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को 2 भागों में बांटा गया है, आर्थिक चर, गैर आर्थिक चर। आर्थिक चर में जो है जीएनपी, जीडीपी, पीसीआई मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय को रखा गया है। और गैर आर्थिक चर में जो है साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन प्रत्याशा, लैंगिक विकास, पोषण स्तर और गरीबी को रखा गया है। तो आर्थिक विकास तब होगा जब आर्थिक चर और गैर आर्थिक चर में जो है क्या हो, निरंतर वृद्धि हो। क्या हो, हमारा देश का जो है जीएनपी अच्छा हो, हमारे देश का जीडीपी अच्छा हो, निरंतर ग्रोथ करे, हमारे देश का प्रति व्यक्ति आय अच्छा हो, और हमारे देश का जो है साक्षरता दर अच्छा हो, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो हमारे देश की, और जीवन प्रत्याशा हमारे देश की अच्छी हो, लैंगिक विकास हमारे देश की अच्छी होनी चाहिए, पोषण स्तर हमारे देश की सबसे अच्छी होनी चाहिए, और जो हमारे देश की गरीबी है उसको भी जो दूर करने के लिए सरकार द्वारा कुछ योजना चलाया जाना चाहिए। तब जो है हमारा देश जो है आर्थिक विकास करेगा। आप लोग जो है यहाँ पर जो एक शब्द आता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा है उसे कहते हैं जैसे जो व्यक्ति जो है औसतन कितने दिन जीता है। जीवन प्रत्याशा में आता है कि एक व्यक्ति जो है औसतन कितने दिन जीता है। तो भारत की जीवन प्रत्याशा एक व्यक्ति को जो है 68% रखी गई है। और लैंगिक विकास क्या है? लैंगिक विकास जो है
इसमें जो है इसको किसे कहते हैं, तो लैंगिक विकास होता है जैसे कि बालक और बालिका में जो है मतभेद नहीं करना, दोनों का अधिकार जो है बराबर का दर्जा देना, दोनों का अधिकार बराबर होना, उसी को ही हम लैंगिक विकास बोलेंगे। पोषण स्तर तो आपको पता ही होगा, गरीबी तो आप जानते ही होंगे, स्वास्थ्य सेवाएं तो आप जानते होंगे, साक्षरता दर आपको पता है। जब तक जो है साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन प्रत्याशा और लैंगिक विकास और पोषण स्तर और गरीबी में जब तक जो है सरकार के द्वारा जो है इस पर कुछ काम नहीं किया जाएगा, यदि इसको बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक जो है आर्थिक विकास होना संभव नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो संभव नहीं। तो मैंने पहले आर्थिक समृद्धि को देखा, फिर आर्थिक विकास को देखा, तो उसके बाद मैं एक पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ जो बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या इसके बारे में भी हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आर्थिक समृद्धि होने पर क्या आर्थिक विकास होगा, ऐसा निश्चित है? तो ये हो सकता है क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ दे या कोई भी पूछ सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आर्थिक विकास होने पर आर्थिक समृद्धि होगा, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ऐसा संभव है। कैसे संभव है? जब मैंने आपको आर्थिक विकास पढ़ाया था, तो जब मैंने आपको आर्थिक विकास पढ़ाया था, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला मैंने बताया था आर्थिक चर, दूसरा क्या था? दूसरा मैंने आपको बताया था गैर आर्थिक चर, बताया था मैंने आपको। तो इसमें मैंने क्या लिया था? जीएनपी, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मैंने आपको बताया था। और आर्थिक समृद्धि में जो है, आर्थिक समृद्धि जो है तब होगा जब जीएनपी, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इसमें क्या होगी? निरंतर वृद्धि होगा। मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से ही पता चलता है कि यदि आर्थिक विकास होगा, आर्थिक चर से पता चलता है, यदि आर्थिक विकास होगा तो आर्थिक समृद्धि क्या हो? आर्थिक समृद्धि होना ऑटोमेटिक है, 100% निश्चित है। इससे पता चलता है कि यदि आर्थिक विकास होगा तो आर्थिक समृद्धि होना 100% निश्चित है। लेकिन आर्थिक समृद्धि होने पर आर्थिक विकास होना ऐसा संभव क्यों नहीं है? आपसे पूछ सकता है। आर्थिक समृद्धि होने पर देखिए, आर्थिक चर तो ठीक है, लेकिन आर्थिक विकास को दो भागों में बांटा, लेकिन गैर आर्थिक चर जो है इसमें नहीं मिलता है। इसमें जो है गैर आर्थिक चर में इसका पॉइंट नहीं मिलता है, सिर्फ आर्थिक चर में। इसीलिए आर्थिक चर में जो है होने पर, जैसे जीडीपी, जीएनपी, ये सब होने पर क्या है? आर्थिक समृद्धि होना निश्चित है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु जो है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना है तो अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अधिकतम आयु जो है 85 वर्ष और न्यूनतम आयु जो है वो 20 वर्ष होगी। और टोटल जो मैंने अभी जो आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास में जितने भी पॉइंट को देखा, उसको यदि एक लाइन में मिला के लिखा जाए तो आर्थिक समृद्धि इक्वल टू राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन इक्वल टू परिमाणात्मक परिवर्तन, और आर्थिक विकास इक्वल टू राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन प्लस जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन, और इक्वल टू परिमाणात्मक परिवर्तन प्लस गुणात्मक परिवर्तन। कभी कभी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक समृद्धि में कैसा परिवर्तन होता है, तो आर्थिक समृद्धि में जो है परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, परिणाम में परिवर्तन मतलब निरंतर परिवर्तन। और आर्थिक विकास में कैसा परिवर्तन होता है, तो आर्थिक विकास में
परिणात्मक परिवर्तन भी होता है, उसके साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। गुणात्मक परिवर्तन मतलब जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, यदि आपको समझना है तो जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं। और जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन की जो हम बात कर रहे हैं, तो जीवन की गुणवत्ता मतलब गैर आर्थिक चर। यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम, गैर आर्थिक चर। जीवन की गुणवत्ता मतलब गैर आर्थिक चर, ठीक है। जीवन की गुणवत्ता मतलब क्या होगा, गैर आर्थिक चर। तब हम लोग आर्थिक विकास के मापन के बारे में पढ़ेंगे कि आर्थिक विकास का मापन कैसे किया जाता है। तो हमको आर्थिक विकास का मापन को डिटेल में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यदि आर्थिक विकास हमारे देश का ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं आर्थिक विकास का मापन। आर्थिक विकास का मापन जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले चरों, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, उसके बाद लैंगिक विकास से बने सूचकांक के आधार पर किया जाता है। बहुत जगह जो है आपको ऐसा भी मिलेगा कि आर्थिक विकास की माप जो है विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति, यहाँ जो है तुलनात्मक स्थिति क्या है, तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। कितने दृष्टिकोण मिलते हैं, 5 दृष्टिकोण। उसको हम बारी बारी से देखेंगे। पहला दृष्टिकोण होता है आधारभूत आवश्यकता का प्रत्यागम। पहला दृष्टिकोण क्या होता है, आधारभूत आवश्यकता का प्रत्यागम, बेसिक नीड अप्रोच। इसका प्रतिपादन 1970 में विश्व बैंक ने किया। इसका प्रतिपादन 1970 में किसने किया, विश्व बैंक ने किया। उसके बाद दूसरा जो दृष्टिकोण होता है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जिसको इंग्लिश में फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म में PQLI के नाम से जानते हैं। प्रतिपादन जो है इसका मॉरिस डी मॉरिस ने 1976 में किया। तो इसका प्रतिपादन मॉरिस डी मॉरिस ने 1976 में किया। ये जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 दृष्टिकोण ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ज़्यादा ध्यान देंगे इस पॉइंट पर, दृष्टिकोण पर। तो हम तीसरा दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हैं, क्रय शक्ति क्षमता विधि, जिसको इंग्लिश में परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है PPP। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, PPP। और इसका प्रतिपादन जो है GR केसेल ने किया था। किसने किया था, GR केसेल ने किया था। उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो विश्व बैंक के अनुसार पूछ सकता है एग्जाम में, विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 3 दृष्टिकोण को देखा, अब चौथे दृष्टिकोण की ओर चलते हैं। चौथा दृष्टिकोण होता है निवल आर्थिक कल्याण, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। शॉर्ट में जो है इसको NEW के नाम से जानते हैं। इसका प्रतिपादन जो है सैमुअल्सन ने किया था। उसके बाद 5वां दृष्टिकोण जो है मानव विकास सूचकांक, इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, इसका शॉर्ट फॉर्म है। और इस सूचकांक का जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि मानव विकास सूचकांक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पहला जो है, इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री जो महबूल हक थे वो पाकिस्तान के थे और अमर सेन भारत तथा उनके सहयोगियों ने किया। तो इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में पूछ सकता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री जो थे महबूल हक जो पाकिस्तान और अमर सेन जो भारत तथा उनके सहयोगियों ने किया। उसके बाद क्वेश्चन भी ह्यूमन इंडेक्स है HDI से बहुत बार मानव विकास सूचकांक से पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक क्या क्या होते हैं। तो मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक होते हैं, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक स्तर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ये 3 शैक्षणिक स्तर जो है ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक जो है 2019 में एसडीआई में जो है भारत का विश्व में कितना स्थान है, तो मानव विकास सूचकांक एसडीआई के अनुसार जो है भारत का विश्व में 129वां स्थान। आज जो है आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक डेवलपमेंट के बारे में जाना। तो मैंने आज जो है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास के बारे में जाना और उसके महत्वपूर्ण पॉइंट पे मैंने चर्चा की। उसके बाद जो है मैंने आर्थिक विकास के माप के बारे में जाना। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिशन सक्सेस विथ संकेत एंड टीम के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।